हेलो बच्चों, आज हम लोग पृथ्वी और हमारा जीवन कक्षा 7 के पाठ 3 को पढ़ेंगे। भारत के स्थल रूप बदलने के आंतरिक कारक, धरातल के रूप बदलने वाले कारक। कौन से कारक के बारे में पढ़ेंगे? आंतरिक कारकों के बारे में। तो ये पाठ 3 को हमने समझाया हुआ है। इस चैप्टर को पहले वीडियो आप देखेंगे, इसमें आप मेरे उसमें डाला हुआ है प्लेलिस्ट में। तो पहले आप चैप्टर को समझ लेंगे, उसके बाद अभ्यास कार्य करेंगे, प्रश्न उत्तर और खाली स्थान वगैरह। तो आते हैं अब हम लोग अपने अभ्यास कार्य में। पाठ 3 का है। पहला प्रश्न है का नंबर, स्थल मंडलीय प्लेट किसे कहते हैं? उत्तर है, स्थल मंडल अनेक दृढ़ खंडों में विभाजित है। इन्हीं खंडों को स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। जो हमारा स्थल मंडल है वो बहुत मजबूत भागों में विभाजित है, और ये इन खंडों को ही, इन प्लेटों, ज़मीन के स्थल को, भागों को ही, जो महाद्वीप होते हैं, हम स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं, और ये पानी में तैरती रहती हैं। तो प्रश्न है आपका, स्थल मंडलीय प्लेट किसे कहते हैं? उत्तर है, स्थल मंडल अनेक दृढ़ खंडों में विभाजित है। इन्हीं खंडों को स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। दूसरा है आपका, पृथ्वी के आंतरिक बल से आप क्या समझते हैं? उत्तर है, ऐसे बल जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होते हैं आंतरिक बल कहलाते हैं। सीधी सी बात है, आंतरिक बल मतलब जो पृथ्वी के अंदर बल लगते हैं उनको हम क्या कहते हैं? आंतरिक बल, जिनके कारण ज्वालामुखी और भूकंप वगैरह होता है। तीसरा प्रश्न है आपका, मोड़दार पर्वत का निर्माण कैसे होता है? उत्तर है, जब आंतरिक बल आमने सामने कार्य करता है तब दबाव की क्रिया होती है। इससे धरातल में मोड़ पड़ जाते हैं और मोड़दार पलित पर्वतों का निर्माण होता है। तो ये जो मोड़दार पर्वत बनते हैं, ये पृथ्वी के अंदर जब आमने सामने बल लगता है एक दूसरे के साथ तरफ, तब मोड़दार पर्वत बनते हैं। और जब विपरीत दिशा में बल लगता है, खिंचाव होता है, तो घाटी बन जाती है। ज़मीन धंस जाती है तो वो घाटी टाइप की बन जाती है। और जब आंतरिक बल आमने सामने लगता है तो पर्वत, बीच का भाग उठ जाता है ऊपर, तो पर्वत और पठारी, सब पहाड़ बन जाते हैं। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मोड़दार पर्वत का निर्माण कैसे होता है। जब आंतरिक बल आमने सामने कार्य करता है तब दबाव की क्रिया होती है। इससे धरातल में मोड़ पड़ जाते हैं और मोड़दार पर्वतों का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है आपका, घ नंबर, ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? इनके लक्षणों को भी स्पष्ट करें। उत्तर है, ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। पहला जागृत ज्वालामुखी, दूसरा सुषुप्त ज्वालामुखी और तीसरा शांत ज्वालामुखी। अब जागृत ज्वालामुखी क्या है? पहला, जागृत ज्वालामुखी, ये ज्वालामुखी हमेशा क्रियाशील रहते हैं। इनसे लावा हमेशा निकलता रहता है, जैसे सिसिली द्वीप का एटना और स्ट्रोम्बोली का ज्वालामुखी। जागृत ज्वालामुखी जो होता है आपका, आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, वो हमेशा क्रियाशील रहता है, उससे हमेशा लावा निकलता रहता है, इसलिए कहते हैं जागृत ज्वाला, जगता रहता है। ठीक है। दूसरा है आपका सुषुप्त ज्वालामुखी। ये ज्वालामुखी काफ़ी समय तक शांत रहने के बाद एकाएक लावा, राख आदि उगलने लगता है, जैसे जापान का फ्यूजियामा और इटली का विसुवियस। तो इसको कहते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी। सुषुप्त मतलब सोया हुआ, जैसे हम सोते सोते कभी अचानक जाग जाते हैं, तो ये इसको ज्वालामुखी को ये क्या करता है कि बहुत दिनों तक शांत रहता है, कुछ उससे नहीं निकलता, लेकिन अचानक लावा और राख वगैरह वो उगलने लगता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? सुषुप्त ज्वालामुखी, जो सोया हुआ है लेकिन कभी भी जाग सकता है। तीसरा है आपका शांत ज्वालामुखी। इस ज्वालामुखी से कभी उद्गार हुआ था किंतु अब नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका मुख क्रेटर ज्वालामुखी पदार्थों से या पानी भर जाने के कारण बंद हो गया है, जैसे म्यांमार का पोपा और संयुक्त राज्य अमेरिका की क्रेटर झील। तो इसको शांत ज्वालामुखी क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे एक बार सिर्फ ये लावा निकला है और उसके बाद ये हमेशा के लिए शांत हो गया। क्यों हो गया शांत? क्योंकि इसका जो मुख था, जिस मुख से लावा वगैरह निकल रहा था, वही भर गया, उसमें ज्वालामुखी
के मुख में ही पदार्थ और पानी भर जाने के कारण वो बंद हो गया। तो इसको कहते हैं शांत ज्वालामुखी। ये आपके ज्वालामुखी के प्रकार थे। अगला क्वेश्चन है आपका, ज्वालामुखी से मनुष्य को होने वाले लाभ एवं हानि बताइए। तो उत्तर है ज्वालामुखी से हानि। अब देखते हैं हम लोग क्या क्या हानि होती है, नुकसान क्या क्या होता है। पहला है, ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाले लावे के नीचे वनस्पति तथा जीव जंतु दब जाते हैं। जो लावा निकलता है उससे जब वो एकदम से निकल के गरम, इतना गरम रहता है वो कि आसपास के जो भी पेड़ पौधे जीव जंतु होते हैं सब दब जाते हैं और जल जाते हैं। ठीक है। दूसरा है, इसके कारण समीपवर्ती भागों में प्रायः भूकंप आ जाते हैं। जहाँ पर ज्वालामुखी फूटता है वहाँ आसपास की जगहों पर भूकंप आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये बता रहा है कि समीपवर्ती भागों में भूकंप भी आ सकते हैं। तीसरा है आपका, लावा प्रवाह से सैकड़ों किलोमीटर तक खेत, मकान आदि नष्ट हो जाते हैं। मतलब जब लावा बहता है तो हजारों सौ किलोमीटर दूर जाता है, उससे जो वहाँ खेत होते हैं, जो फसलें होती हैं, जो मकान होते हैं, वो सब भी क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। चौथा है आपका, समुद्र में विस्फोट से जल उबलने लगता है, जिसे बड़वानल कहा जाता है। इससे समुद्री जीव मर जाते हैं। तो जब समुद्र में आता है ज्वालामुखी, वहाँ की पृथ्वी फटती है और लावा वहाँ से निकलता है समुद्र में, तो वहाँ का इतना गर्म होता है कि समुद्र का पानी क्या होता है, उबलने लगता है। इसको हम क्या कहते हैं, बड़वानल है समुद्र। और वहाँ जो समुद्री में जो जीव जंतु पाए जाते हैं वो सब उससे मर जाते हैं। पाँचवा है आपका, इसके उद्गार के समय कई जहरीली गैसें निकलती हैं जो वायुमंडल में प्रदूषण फैलाती हैं। जब ज्वालामुखी से निकलता है लावा वगैरह तो बहुत सारी जहरीली गैसें भी निकलती हैं, जिससे हमारा वायुमंडल प्रदूषित हो जाता है। अब हम आते हैं ज्वालामुखी से लाभ, क्या क्या इससे हमको फ़ायदे हैं। पहला है आपका, ज्वालामुखी विस्फोट से निकले लावा से बनी काली मिट्टी में गन्ना तथा कपास की फसल अच्छी होती है। जो ज्वालामुखी के विस्फोट से जो लावा निकलता है, जिससे वहाँ पर जो मिट्टी बनती है आसपास के क्षेत्र की, वो बहुत ही उपजाऊ होती है, काली मिट्टी होती है, जिसमें गन्ना और कपास की खेती अच्छी होती है, तो अच्छी फसलें हमें मिलती हैं। दूसरा है, इससे बहुमूल्य खनिज पदार्थ ऊपर आ जाते हैं। लावा में जो पृथ्वी के अंदर जो खनिज पदार्थ भरे होते हैं वो लावा के साथ पृथ्वी के बाहर आ जाते हैं, हमको मिल जाते हैं। ठीक है। तीसरा है, ज्वालामुखी प्रदेश में मिलने वाले गर्म जल स्रोत के पानी में गंधक घुले रहते हैं, जो चर्म रोग के लिए लाभकारी होते हैं। तो जो ज्वालामुखी जब फूटता है तो हमने आपको बताया कि आसपास झील बन जाती है, वहाँ से पानी उसका इकट्ठा हो जाता है ज्वालामुखी का। तो ये जो पानी होता है, गर्म पानी होता है, इसमें गंधक मिला रहता है, और गंधक जो है वो हमारी शरीर की त्वचा के लिए बहुत अच्छा होता है। तो पानी में गंधक घुले रहने से हम चर्म रोग जो होते हैं उसमें हमको फ़ायदा होता है। अगला है आपका, अधिक तापमान वाली भाप को संचित कर भूतापीय बिजली का निर्माण होता है। इतना ज़्यादा जो लावा निकलता है वहाँ से, वो उसमें से इतनी ज़्यादा भाप निकलती है, इतनी ज़्यादा गर्म होता है वो, कि उससे हम भूतापीय बिजली का निर्माण कर सकते हैं। उस ताप से हम बिजली का निर्माण कर लेते हैं, तो हमको फ़ायदा हो जाता है। अगला है पाँचवा, इससे बनने वाले क्रैटर झील एक पर्यटक स्थल बन जाता है और झील का पानी सिंचाई के काम आता है। जो इससे बनने वाली जो क्रैटर झील हम बताए कि पानी के स्रोत बन जाते हैं, पानी भर जाता है आसपास, वो बहुत अच्छी सुंदर वहाँ पे ज़मीन भी बहुत अच्छी होती है, पानी भी तो बहुत अच्छा पर्यटक स्थल, वनस्पति बहुत अच्छी, पेड़ पौधे बहुत अच्छे होते हैं, तो लोग वहाँ घूमने आने लगते हैं और उसके झील का पानी हमारी सिंचाई के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो ये आपके ज्वालामुखी से हानि थे और ज्वालामुखी से लाभ थे। ये आप समझ लेंगे तो आपको याद करने में आसानी हो जाएगी, अपने शब्दों में भी आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, भूकंप उद्गम केंद्र और भूकंप अधिकेंद्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, पृथ्वी के अंदर जहाँ से कंपन उत्पन्न होता है उस स्थान को भूकंप उद्गम केंद्र कहते हैं। इस उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर धरातल पर स्थित बिंदु को अधिकेंद्र कहते हैं।
अपने शब्दों में आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि पृथ्वी के अंदर जहाँ कंपन शुरू होता है, जहाँ से हलचल मचना, जहाँ से दबाव शुरू होता है, उसको हम कहते हैं भूकंप उद्गम केंद्र। तो जो भूकंप उद्गम केंद्र होता है वो पृथ्वी के अंदर होता है, और जो अधिकेंद्र होता है वो धरातल पर, जहाँ से वो दरार, वो ऊर्जा जो पृथ्वी के अंदर ऊर्जा हलचल मचाती है बाहर आने के लिए, तो वो जिस जगह से पृथ्वी के फट करके थोड़ी सी दरार पड़ के आती है उस जगह को हम कहते हैं अधिकेंद्र। तो आप सीधी सी बात समझ लीजिए कि भूकंप उद्गम केंद्र पृथ्वी के अंदर होता है, जहाँ से हलचल मचना शुरू होती है, जहाँ से दबाव लगना शुरू होता है, और भूकंप अधिकेंद्र धरातल पर जहाँ पर हमको दिखाई देता है इस क्षेत्र पर भूकंप आया, वो भूकंप अधिकेंद्र कहलाता है। छठवां प्रश्न है आपका, भूकंप आने के समय अपनाई जा सकने वाली कोई 2 सावधानियाँ लिखिए। तो पहली सावधानी है आपकी उत्तर है, भूकंप आने पर घर, स्कूल आदि जगहों से निकलकर खुले स्थान पर भवन से दूर खड़े हो जाना चाहिए। हमको बिल्डिंग से बाहर आ जाना चाहिए और खुले स्थान पर आ जाना चाहिए। दूसरा है, यदि सड़क पर चल रहे हैं तो तुरंत रुककर फ्लाईओवर, पावर लाइन, विज्ञापन बोर्ड, पेड़ आदि से दूर खड़े हो जाएं। क्यों इन सब से दूर खड़े होना है? क्योंकि जब भूकंप आता है तो हलचल मचती है, हिलती है सब चीज़ें, तो हो सकता है कोई चीज़, विज्ञापन बोर्ड है वो आपके ऊपर गिर जाए, पेड़ गिर जाए, तो इसलिए हमको सड़क में खुले स्थान पर खड़े हो जाना है। इस तरह से आता है आपका निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। तो जो एटना है ये कहाँ पर है? इटली में। इसके ये जोड़ी कहाँ बनाएंगे? आपको एरो में दिख रहा होगा, इटली। और कोटोपैक्सी सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी है, और हिमालय क्या है? बलित पर्वत है। ठीक है, ये आपके जोड़ी बना लीजिएगा, कापी में लिख लीजिएगा। अब आती है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है आपका, ज्वालामुखी के छिद्र को विवर कहते हैं। क्या लिखेंगे आप खाली स्थान में? विवर। दूसरा है, अधिकतर भूकंप प्रशांत महासागर के दोनों तट पर आते हैं। क्या लिखेंगे आप? प्रशांत महासागर। तीसरा है, स्थल मंडलीय प्लेटें दुर्बलता मंडल पर तैर रही हैं। किस पर तैर रही हैं? दुर्बलता मंडल पर। चौथा है, मैग्मा जब धरातल पर फैलता है तो उसे लावा कहते हैं। इस तरह से आपका ये समाप्त हुआ चैप्टर। इसके सब खाली स्थान, ये सब प्रश्न उत्तर सब करा दिए हैं। इसको पहले आप समझ लीजिएगा, तभी कापी में लिखिएगा। और आपको कैसा लगा ये कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और जो भी दिक्कत हो बताइए, उसका हम समाधान करेंगे।